नाउ हम लोग दो चीजें साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं। एक हम लोग कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं विच इज लॉ बेस्ड थिंग, और दूसरा हमने शुरू किया कल से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे रिसर्च करके वी हैव डेवलप्ड समथिंग कॉल्ड कोर ऑडिट प्रोसेस। मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट कैसे होना चाहिए। उसमें कल हम लोगों ने एक इनिशियल फेज देखा। क्या देखा? इनिशियल फेज। अगर मैं इनिशियल फेज को बहुत शॉर्ट में बताना चाहूं, क्योंकि वीडियोज आर अवेलेबल, आपने वो देखना चाहिए, वापस रिपीट करेंगे तो विल बी पुटिंग लॉट ऑफ टाइम। बहुत सिंपल, इसमें असाइनमेंट्स को सोच समझ के लेना चाहिए। कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑडिट इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। हम क्लाइंट के साथ मिलकर करते हैं ये काम। क्लाइंट को 10 सवाल पूछेंगे, उससे डॉक्यूमेंट लेंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और फिर रिपोर्ट देंगे। क्योंकि हम लोग ये साथ में मिलके करते हैं, तो सामने वाला आदमी इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, जो अपने वर्ड्स को वैल्यू करता है। भाई ये आदमी जो बोलता है वैसा सच भी होता है। अगर आपको पता है झूठी झूठ बोलता है, दिन रात झूठ बोलता है, तो यू शुड नॉट गेट एसोसिएटेड विद सच पर्सन, यू शुड नॉट डू ऑडिट, क्योंकि कल वो झूठ बोलेगा और रिपोर्ट तुम्हारी गलत होगी। जब तुमको पता है ऐसा होने वाला है तो डोंट टेक सच असाइनमेंट्स। मैंने एग्जांपल भी दिया, एसआर स्टील, पीडब्ल्यूसी ने, ईवाई ने छोड़ा ऑडिट, पीडब्ल्यूसी ने छोड़ा ऑडिट, बहुत लोगों ने ऑडिट छोड़ा, क्योंकि पहले रुइया ब्रदर्स पे इतना भरोसा नहीं था। किंगफिशर के भी ऑडिटर पीडब्ल्यूसी थे, जैसे ही लगा कि हालत खराब है पहले उन्होंने ऑडिट छोड़ दिया, बोले भरोसा नहीं आदमी पे। तो इनिशियल फेज हमने देखा कि असाइनमेंट अगर आपको लेना है तो इट्स बी केयरफुल, सोच समझ के असाइनमेंट लो, ठीक है। तो ऑडिट में इनिशियल फेज होता है। इनिशियल फेज के बाद शुरू होता है अगला फेज। नेक्स्ट फेज इज प्लानिंग, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। ये क्या होता है सुन लेंगे। जैसे ये तय हो गया कि भैया हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, विल बी वर्किंग फॉर यू, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, इनिशियल फेज खत्म हो गया है, वी स्टार्ट प्लानिंग। वी स्टार्ट प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले बनता है स्ट्रैटेजी। क्या बनता है साहब? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज अ 1, 2, 3 पेज डॉक्यूमेंट। ब्रॉडली मैं कौन सी चीजों पे ध्यान दूंगा, कौन सी चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा, किस तरीके से चेकिंग करूंगा, क्या मेरा अप्रोच रहेगा, क्या छोटी टीम ले जाकर मैं 6 महीने ऑडिट करूंगा, कि मैं 20 लोगों की टीम ले जाकर के 1 महीने में ऑडिट खत्म कर दूंगा, मेरा अप्रोच क्या रहेगा, ब्रॉडली मैं कौन सी चीजों पे ध्यान देने वाला हूं, कहां पे ध्यान नहीं देने वाला हूं और कैसे काम करने वाला हूं। ये जो अप्रोच है ये तय होता है किसमें? ऑडिट स्ट्रेटेजी में। और इसके बाद अगली चीज बनती है, दैट इज ऑडिट प्लान। व्हाट इज ऑडिट प्लान? डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हाउ आई एम गोइंग टू वर्क। कौन सा एरिया, कौन सा आदमी चेक करेगा, कितने घंटे मिलेंगे, कितने हफ्ते मिलेंगे, उसमें क्या क्या चेक करेगा, इसकी डिटेल्ड चेकलिस्ट कहां पे लिखी होगी? ऑडिट प्लान में। आप लोग भी करते हैं, मैंने पहले बार बताया, सम ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड इन प्रैक्टिकल एंड सम ऑफ यू वेरी गुड इन प्रैक्टिकल मे नॉट बी दैट गुड इन थियोरी। इट हैपन्स, ऐसा हो सकता है। तो शायद आपकी स्ट्रेटेजी में आपने ऐसा होगा कि यार प्रैक्टिकल तो मुझे बन जाता है, क्लास में भी मेरे को समझ में आ गया, साथ साथ में हो भी गया, बट आई मे नीड टू वर्क मोर ऑन थियरी। थियरी में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज रिटेंशन में कहीं पे प्रॉब्लम है या फिर एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। कैलकुलेशंस तो लिख लेता हूं, अकाउंट बनाना, डेबिट क्रेडिट तो आ जाता है, लेकिन कोई मुझे बोले कि 1 पेज लिख के बता दे, ठीक है। ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपकी आदत चली गई है लिखने की, तो मुश्किल जाता है। तो यू में प्लान कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे रोज थोड़ा बहुत थ्योरी तो पढ़ना ही है और शायद 1 पेज लिख कर देखना है। अब आपकी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी के लिए आपने टाइम अलोकेशन, आपका जो प्लानिंग है उसमें ज्यादा समय अलोकेट किया, आपने अलग अलग, आपने डेली राइटिंग की, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज में आपने लिख कर देखा,
अब बच्चे सब कुछ करते हैं, जो बच्चे शायद जिनको अटेम्प्ट वगैरह लग गए वो क्लास में रोज लिख के लाते एक पेज, सर आप थोड़ा देख लो मैंने बराबर लिखा क्या, लिख कर भी लाते हैं कि चेक कर लो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यस नो। और स्ट्रेटेजी और प्लान अपडेट होते रहते हैं, दे कीप ऑन अपडेटिंग। आपने पहली टेस्ट सीरीज दी, जिस सब्जेक्ट से आप बहुत डरते थे उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, और आपको लगा था जहां पे मेरे को मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए वहां कम मिले, तो आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे, नहीं यहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इट्स अ डायनामिक थिंग। तो वही 3 बातें यहां पे लिखी है। ये ऐसे के नंबर्स आ रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, वो तो हम बाद में देखेंगे। ऐसे 300 प्लानिंग के ऊपर होता है, जैसे 300 है मतलब 300 नंबर है, सिर्फ 300 स्टैंडर्ड्स नहीं है, सीरीज चलती है तो 300 सीरीज बोलते हैं उसको। आपके कोर्स में 34 है ओनली, नहीं बहुत कुछ कुछ स्टैंडर्ड तो आधे पेज एक पेज की जो आपके लिए रिलेवेंट है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। तो पहले क्या बनेगी सब प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के बेसिस पे प्लान, एंड दे विल बी कंटिन्यूअसली अपडेटेड। वो और क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे। फिर ये 3 चीजें देखी थी, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको रिपीट करना भी वर्थ है। प्लानिंग करने के बाद सबसे पहली चीज हम किसी भी क्लाइंट पे जाके करते हैं कि हम उसका बिजनेस समझना चाहते हैं, हम उसका बिजनेस समझना चाहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट। डू यू अग्री विथ मी, यस नो? और एक क्विकली प्रैक्टिकल, वी वेर ऑन ऑडिट ऑफ एसआर स्टील, तो पहला दिन बहुत मजा आता। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री विजिट रहती, मतलब आज कुछ सब टाइम पास है, हेलमेट पहनने का, वो फ्लोरोसेंट जैकेट पहनने का, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और ऐसे भी अपने को दूसरे फील्ड की नॉलेज का बहुत अपने को इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ ये प्लांट में ऐसा होता, ये प्लांट में वैसा होता, कुछ समझता नहीं अपने को, फिर टेम्परेचर कितना रहता है इतना रहता, फिर क्वालिटी कैसी रहती, तो पूरा। और हमको इंस्ट्रक्शंस थे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछना, सब पूछना जो पूछना है, बट बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, तो पूरा हम देख कर आए। तो आखिरी में हमने देखा कि जब स्टील बनता है तो आयरन डस्ट होता है, आयरन डस्ट, जो आयरन ओर होता है, आयरन ओर को प्यूरिफाई जो भी वो लोग पूरा स्टील बनाते तो आयरन डस्ट रहता है। तो आयरन डस्ट के, ठीक है, आयरन डस्ट रखा हुआ था एक ग्राउंड पे, बहुत सारे उसके आयरन डस्ट के, मतलब व्हाट विल से दैट दे वर हैविंग लॉट ऑफ आयरन डस्ट केप्ट ऑन अ ग्राउंड, ऐसा। तो हमने पूछा भी क्या है, तो वापस हम लोग आए तो 15 दिन बाद सीनियर कॉस्टिंग चेक कर रहा था, तो उसने पूछा कि ये सेल ऑफ आयरन डस्ट कहां पे है? आपने बोला आपका निकलता आयरन डस्ट, और आपने बताया आप बेचते हो, तो वो कहां पे है? तो वो बंदा बता नहीं पा रहा कहां पे है। ठीक है, बोले आपको नहीं पता लगता, मैं सीनियर से पूछ लूंगा। वो गया सीनियर के उसके, बोले आयरन डस्ट का सेल कहां पे है वर्किंग में, मुझे मिल नहीं रहा है। बोले वर्किंग में है ही नहीं। नहीं है नहीं मतलब ऑडिबिन में वर्किंग में नहीं है, तो कहां है, गलती है क्या कुछ, ठीक करो इसको वर्किंग को। नहीं बोले ठीक नहीं कर सकते। अरे ठीक नहीं कर सकते मतलब? बोले वो आयरन डस्ट ऐसे भी बोले कोई हाई वैल्यू आइटम नहीं रहता। मतलब हाई वैल्यू आइटम नहीं रहता तो वो हम ऐसे ऊपर से ऊपर बेच देते। बोले ऊपर से ऊपर बेच देते मतलब? बोले जो भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं एम्प्लॉयज में बांट देते। पागल, इसको फ्रॉड बोलते हैं। ऊपर से ऊपर बेच देते, जो पैसे आते हैं एम्प्लॉयज में बांट देते, पागल समझाए क्या? दैट मीन्स इट इज अनअकाउंटेड, इट्स अ फ्रॉड। We were able to understand it only because we went for a factory visit. अगर हम फैक्ट्री विजिट पे नहीं जाते, अगर हम बिजनेस को नहीं समझते, तो हमको पता ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज होती है, और ये गलती पकड़ ही नहीं पाते। यस नो? तो यू आर सपोज टू कलेक्ट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। पहले आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। जानकारी इकट्ठा करोगे तो आप अगला स्टेप ले सकते हो, ये सोच सकते हो वेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग। अब वो जो सीनियर था उसने तभी नोट कर लिया था कि मैं जब कॉस्टिंग चेक करूंगा तो मेरे को ध्यान रखना है कि स्क्रैप सेल होने वाला है, वो स्क्रैप सेल दिखना चाहिए मेरे को।
और सबको बोला हुआ था, सबके एरियाज अलोकेटेड है, तुम्हारे एरिया से जो भी होगा वो तो देख लो अभी तुम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगला स्टेप रहता है ये सोचना व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो रॉन्ग, और उसके बाद अगला सोचते हैं कितनी बड़ी गलती हो सकती है, उसको बोलते हैं असेस करना। क्या करना? असेस। अब ध्यान सुनो, अब मैं टेक्निकल वर्ड्स बोलूंगा, पहले मैंने सिंपल वर्ड्स बोले। हम जो इनिशियली जाके बिजनेस की बहुत सारी जानकारी, बिजनेस, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर्स, प्रोडक्शन प्रोसेस, सबकी जानकारी लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। दैट इज कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। उसको हम रिस्क असेसमेंट, उसको हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बोलते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है, अगले बार ऑडिट में कहीं पर भी आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आया उसको समझना, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, इट सिंपली मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। अगला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग रिस्क। क्या होता है साहब? आइडेंटिफाइंग रिस्क, व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो सीनियर ने तब सोचा था कि इसकी क्वांटिटी में गलती हो सकती है, गलती तो कुछ और ही मिली, पूरी क्वांटिटी गायब मिली। और तीसरा है असेसिंग रिस्क, तीसरा है असेसिंग रिस्क। असेसिंग रिस्क मतलब कितनी बड़ी गलती हो सकती है, कितनी बड़ी गलती हो सकती है। क्विकली प्लानिंग होने के बाद सबसे पहले मैदान में उतर के हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर उसके बाद में अगला स्टेप आइडेंटिफाइंग रिस्क, और अगला स्टेप असेसिंग रिस्क। यस नो? ओके। फिर कल मैंने एग्जांपल दिया था, इकोनॉमी का स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमी क्या चल रहा है? स्लो डाउन। ये इंफॉर्मेशन मिली, अब आइडेंटिफाई द रिस्क। इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है मतलब डेटर्स की रिकवरी नहीं होगी, इन्वेंट्री बिकने वाली नहीं है। अच्छा, डेटर वैल्यूएशन में गलती हो सकती है, डेटर के अमाउंट में गलती हो सकती है। हो सकता है हम बोल रहे हैं कि डेटर का पैसा मिलना चाहिए लेकिन मिलने वाला नहीं है। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है, यस नो? अगला स्टेप है असेसिंग रिस्क। क्या है साहब? असेसिंग रिस्क। आज से 7-8 साल पहले मंदी आई थी तो 50% डेटर ने पैसे डुबाए थे। क्या डेटर लेवल? बोले साहब पूरा मार्केट क्रेडिट पे चलता है, 500 करोड़ के डेटर से। आप समझ रहे हो 50% पैसा डूब सकता है, 250 करोड़। बहुत बड़ी रिस्क है ये, हाई लेवल रिस्क। इन्वेंट्री कितनी है? बोले 50 करोड़, पहले से हमने कम करके रखी थी। और कितने में बिकेगी? बोले एक दूसरी इंडस्ट्री है वो हमारी इन्वेंट्री कभी भी कंज्यूम कर सकती है, 30% डिस्काउंट देना पड़ेगा। चल 50 का 30%, 15 करोड़। डेटर में 250 करोड़ की रिस्क है और इन्वेंट्री में 15 करोड़ की रिस्क है। यस नो? क्विकली प्लानिंग के बाद पहला स्टेप रिस्क असेसमेंट, अगला स्टेप आइडेंटिफाइंग रिस्क, अगला स्टेप असेसिंग रिस्क। अब यहां पे आज हम लोग एक ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। ये समझ गया तो जीवन सफल है। अरे सही। रिस्क को असेस किया जाता है 2 लेवल्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। कौन सा लेवल दूसरा? असर्शन लेवल। बस इतना समझना है, फिर लेक्चर खत्म। ठीक है? रिस्क को असेस में बोला, वहां पे लिखा हुआ है HML, H मतलब हाई, मीडियम, लो लेवल। ऐसा भी असेस करते हैं। और नेचर ऑफ रिस्क को और असेस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। अब आपको आज ये वर्ड समझना जरूरी है, ये असर्शंस क्या होते हैं। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? सर पहले तो आपने घबरा दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है, जीवन सफल है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। असर्ट करना मतलब कुछ बोलना, टू से समथिंग। डू यू एग्री विथ मी? मतलब he is asserting something, he wants to say something. Yes, no? Okay. Financial statements are prepared by management. Business कौन चलाता है? Management.
बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन कौन समझता है? तो ट्रांजैक्शन जो समझता है उसकी अकाउंटिंग भी कौन करेगा? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। यस नो? अब ध्यान से सुनो। ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर और बेटर, all the specific informations given in the financial statements, they are assertions of management. They are assertions of management, या फिर उसको मैनेजमेंट असर्शन भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी बातें लिखी गई है ये सब मैनेजमेंट बोल रहा है, तो ये मैनेजमेंट के क्या हुए? असर्शंस। वंस अगेन, all the specific information given in the financial statement is called as assertion, ठीक है। अब जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है फिक्स एसेट 50 करोड़, फिक्स एसेट्स 50 करोड़, सीधा सीधा लिखा है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट असर्शंस। यस नो? लिखा है सामने कि भाई फिक्स एसेट 50 करोड़, स्ट्रेट अवे डायरेक्टली जो बात लिखी है उसको कौन सा असर्शन बोलेंगे? एक्सप्लिसिट असर्शन। यस नो? ओके। नाउ देयर आर few things, few assertions which are not written but they are implied, which are not written but they are implied. सर जैसे आप मुझे बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 तरह की चीजें होती है। पहला आपका इनकम एक्सपेंडिचर, आपका इनकम एक्सपेंडिचर। फर्स्ट थिंग इज योर इनकम एक्सपेंडिचर, सेकेंड थिंग इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड थर्ड थिंग इज नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, करेक्ट। डेफिनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी है हमारे पास, और एक चीज है, करेक्ट। वंस अगेन, पहले क्या साहब? इनकम एक्सपेंडिचर, एसेट्स लाइबिलिटीज एंड नोट्स टू अकाउंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ डिफरेंट स्टेटमेंट वी हैव अगेन। नाउ तो 3 चीजें डायरेक्टली लिखी होती है। यस नो? अगर 3 चीजें डायरेक्टली लिखी है, अब हर चीज से रिलेटेड कुछ बातें इंप्लाइड है, कुछ बातें इंप्लाइड है। सर जैसे सुनिए, अगर ऐसा लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग से बोल रहा हूं 20 करोड़, कितना लिखा है साहब? 20 करोड़। यस नो? एक्सप्लिसिट असर्शन है कि कंपनी हैज हैविंग लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 20 करोड़। अब कौन सी चीजें अंडरस्टूड है, कौन सी चीजें इंप्लाइड है? ये भी असर्शन है लेकिन लिखे नहीं है। अगर 20 करोड़ लिखा है मतलब ये रियलिटी है, इट इज रियल। यस नो? मतलब ये रियलिटी है, फिजिकली दे आर प्रेजेंट। यस नो? उसको बोलते एग्जिस्टेंस, ठीक है। क्या बोलते साहब उसको? एग्जिस्टेंस। अच्छा, लिखा है मतलब रियली प्रेजेंट होगा, मतलब इट एग्जिस्ट। यस नो? अच्छा, लिखा है मतलब एक तो जो लिखा है वो सही में रियली प्रेजेंट है, एग्जिस्टेंस। 20 करोड़ लिखा है, इसमें कुछ छूटा नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट आउट, नथिंग इज लेफ्ट आउट। कोई भी फ्लैट, कोई भी प्लॉट, कोई भी बराबर कुछ भी छूटा नहीं है इसमें से, मतलब ये अंडरस्टूड है, इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट। अगर 20 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड दैट इसमें से कोई भी प्लॉट, फ्लैट कुछ भी छूटा नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड, कंप्लीटनेस। फिर अगर 20 करोड़ लिखा है, 20 करोड़ अगर लिखा है
मतलब इसका कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन सही होगा, सही में इसका जो अमाउंट है वो सही होगा, मतलब इट इज प्रॉपरली वैल्यूड, इट इज प्रॉपरली वैल्यूड, मतलब इसका वैल्यूएशन सही में 20 करोड़ है। अगर मैं कॉस्ट लूंगा और डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा इतने सालों का तो 20 करोड़ ही आएगा, मतलब इसका वैल्यूएशन जो 20 करोड़ का है वो सही है, इट इज इंप्लाइड, इट इज इंप्लाइड। 20 करोड़ तूने लिखा ना तेरे बैलेंस शीट में, लिखा मतलब इट इज इंप्लाइड, इट इज रियल एग्जिस्टेंस, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस, मतलब इसका अमाउंट सही है, वैल्यूएशन, और मतलब तू ही इसका मालिक है, तेरे पास इसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो इसका मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एसेट्स है तो राइट्स, एसेट्स है तो राइट्स, और अगर लाइबिलिटी है तो ऑब्लिगेशन। इसको बोलते हैं इंप्लाइड असर्शंस। वन सेकेंड, फिर से सारी बात बता सुन लेंगे। all the information which is all the specific informations which is given in financial statement is called assertions, and management is giving this information, so it is called as management assertions. Which is written directly, it is called as explicit assertion, it is called as explicit assertions, correct? उसको explicit assertion हम लोग बोलते हैं। now all the explicit assertions also imply more things, वो कुछ और चीजें भी इंप्लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? implicit assertions, which is called as implicit assertions। 3 तरह की चीजें लिखी जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काउंट कर लो तो इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस, इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस, करेक्ट? ट्रांजैक्शंस दैट इज इनकम, एक्सपेंडिचर, कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, assets and liabilities and notes to accounts। अगर मैं बोलूं कि explicit assertions जो होते हैं हमारे, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 तरह की इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। ट्रांजैक्शंस, ठीक है, दैट इज नथिंग बट इनकम, एक्सपेंस, रिसीट, पेमेंट्स। देन बैलेंसेस, आपको बैलेंसेस भी दिखते हैं, बैलेंसेस इज नथिंग बट एसेट्स और लाइबिलिटीज, या फिर आपको बहुत सारे नोट्स टू अकाउंट्स वाली चीजें मिलती है। डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है, इसको हम लोग डिस्क्लोजर्स बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 तरह की आपको चीजें देखने को मिलेगी। ये जितनी भी चीजें आपको देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें कुछ इंप्लाई भी करती है, मतलब जितना लिखा है वो तो उसका मतलब है ही, जितना लिखा है उतना मतलब तो है ही, साथ में और कुछ चीजें इंप्लाई भी करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट असर्शंस। यस नो? जैसे मैंने बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग अगर 20 करोड़ है तो ये इंप्लाइड है कि रियल है, एग्जिस्टेंस, ये इंप्लाइड है कि कुछ छूटा नहीं है, दैट इज कंप्लीटनेस, ये इंप्लाइड है कि इसका अमाउंट सही है, वैल्यूएशन, ये इंप्लाइड है कंपनी इसका मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। यस नो? ओके। वैसे ही और असर्शन भी होते हैं, मैं और ओके, बैलेंसेस का मैंने यहां पे लिख दिया, बी केयरफुल, ठीक है। और ट्रांजैक्शन के असर्शन आपको बताऊं, सपोज पीएनएल में सेल्स है, आप लोग जब लिखेंगे तो सही लिखना, अभी सिर्फ देख लो, पीएनएल में सेल्स है 100 CR, कितना है? 100 CR लिखा है, इंफॉर्मेशन, मतलब ये असली सेल है, इट इज अ रियल ट्रांजैक्शन। वहां पे क्या था? एसेट्स में, एसेट्स में क्या था? एसेट लायबिलिटी में क्या था? एग्जिस्टेंस। ट्रांजैक्शन में उसी की जगह वर्ड यूज करते, ऑकरेंस। एसेट्स एंड लायबिलिटी एग्जिस्ट, ट्रांजैक्शन एक बार होके खत्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑकरेंस, ठीक है।
यस नो? ओके, वहां पे हमने बोला था एक भी हमारा फ्लैट प्लॉट कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ कवर्ड है। क्या बोला था? कंप्लीटनेस। यहां पर भी एक भी सेल छूटा नहीं है, ऐसा नहीं कुछ सेल हमने गायब कर दिए। यहां पर भी क्या आता है साहब? कंप्लीटनेस। एसेट लायबिलिटी में इंप्लाइड था, अमाउंट सही है, क्या बात है उसको? वैल्यूएशन। यहां पे इंप्लाइड है, अमाउंट सही है, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। सेल का वैल्यू सही है ऐसा नहीं बोलते, उसका अमाउंट एक्यूरेट है। यस नो? वहां पे खास था स्पेशल, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। यहां पे क्या खास है? दो खास है। क्लासिफिकेशन, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन सही है। रेवेन्यू में भी सही सेगमेंट में। एक बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस होते हैं अलग अलग। रिलायंस का रिफाइनरी भी है, रिटेल भी है, जियो भी है। यस नो? बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, तो बिजनेस का क्लासिफिकेशन भी सही है। यस नो? अगर लिखा है सेल इतना है मतलब बराबर है, रेवेन्यू नेचर का ही होगा और इसी प्रोडक्ट का होगा, सही क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन सही है। और आखिरी कट ऑफ। क्या बोला साहब? कट ऑफ। पता है हम लोग बचपन में आपने पढ़ा अकाउंट्स में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। हम लोग एक एक साल का मेजरमेंट करते हैं, अकाउंट्स एक एक साल के बनते हैं। यस नो? ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तो हमको एक पीरियड तय करना पड़ता है कि कब तक के लेंगे। तो 31 मार्च इज कट ऑफ। 31 मार्च इज कट ऑफ। कट ऑफ मतलब इस साल के ट्रांजैक्शन अगले साल नहीं गए और अगले साल के ट्रांजैक्शन इस साल नहीं है। अगर सेल 100 करोड़ है तो बराबर इसी पीरियड का सेल है, ना इस साल के सेल अगले साल गए, ना अगले साल के सेल इस साल है, उसको हम लोग कट ऑफ बोलते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, मैं इस पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं? ये सारे असर्शंस है। जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो कौन से असर्शन है? एक्सप्लिसिट। जो लिखे नहीं है लेकिन इंप्लाइड है वो कौन से? इंप्लिसिट असर्शंस। यस नो? अब मैंने आपको बोला कि रिस्क को दो लेवल पे डिवाइड करते हैं। असर्शन लेवल। कौन सा लेवल? असर्शन लेवल, मतलब स्पेसिफिक कौन से इंफॉर्मेशन लेवल है। और दूसरा कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। नाउ यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल जरा, उसे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कंपनी ने कंपनी पे इल्जाम लगता है पास्ट में कि ये बोलते हैं कि हमारे बिल्डिंग में 20 फ्लोर होते हैं लेकिन रियलिटी में 18 ही रहते हैं। ऐसा हुआ है पास्ट में और मीडिया वाले इन पे इल्जाम भी लगा रहे हैं। मतलब रिस्क किसमें है? बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। रिस्क किसमें? एग्जिस्टेंस। ऐसा हमको शक है कि ये बोल रहे एसेट्स है लेकिन रियलिटी में नहीं है। रिस्क किसमें? एग्जिस्टेंस में। अच्छा, ऐसा भी शक है बहुत सारे प्लॉट खरीदते बताते नहीं है लेकिन इंक्लूड करते नहीं है। रिस्क किसमें? कंप्लीटनेस। अच्छा, ऐसा शक है डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते बराबर, अमाउंट गलत है, किसमें रिस्क है? वैल्यूएशन। अच्छा, ऐसा शक है कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी इनके नाम पे जनरली होती नहीं है बराबर, मतलब इनके पास में राइट्स नहीं है। रिस्क किसमें है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अच्छा, कहीं पे एग्जिस्टेंस में रिस्क है, कहीं पे कंप्लीटनेस में रिस्क है, कहीं पे वैल्यूएशन में रिस्क है, कहीं पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में रिस्क है। जब आपको ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में गलती होने के चांसेस है, वो रिस्क कौन सी रिस्क हुई? असर्शन लेवल रिस्क। प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस में रिस्क है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में रिस्क है, वो कौन सी रिस्क है?
असर्शन लेवल रिस्क। डेटर के वैल्यूएशन में रिस्क है, वो कौन सी रिस्क है? असर्शन लेवल रिस्क। इन्वेंट्री के वैल्यू ऑब्सोलीट है, इन्वेंट्री वैल्यू बराबर नहीं है, कहां रिस्क है? असर्शन लेवल रिस्क। यस नो? When you doubt that a specific information can go wrong, a specific information can go wrong, you know exactly which information, then that risk is assertion level risk. Now the next risk is financial statement. सुन लो एग्जाम्पल से क्लियर मिले। मुझे पता है कि गलती हो सकती है, लेकिन कहां हो सकती हो पता नहीं। सर मतलब, अरे इन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज किया, दिसंबर के महीने में इन्होंने क्या चेंज किया? सॉफ्टवेयर। दे माइग्रेटेड फ्रॉम द ओल्ड सॉफ्टवेयर टू न्यू सॉफ्टवेयर। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। एनी इनकम, एनी एक्सपेंस, एनी एसेट लायबिलिटी, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। कुछ भी गलती हो सकती है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी चीज गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी कुछ भी गलती हो सकती है। कौन सी रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। अच्छा, ये मैनेजमेंट बहुत नालायक है, इंटीग्रिटी नहीं है, इंटीग्रिटी पे शक है मैनेजमेंट के कुछ लोग, बहुत बेकार। कहीं पर भी गड़बड़ कर सकते हैं। हो सकता है नकली एसेट खड़ा कर दे, हो सकता है असली एसेट को छोड़ दे, हो सकता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दे, हो सकता है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ कर दे। कहीं पर भी गलती कर सकते हैं। आई डोंट नो कहां पे, बट एनीवेयर वापस कहीं पर भी गलती कर सकते हैं। कौन सी रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। यस नो? और एग्जाम्पल उसी में मैंने एक सॉफ्टवेयर का, देखो पूरा गेम एग्जाम्पल्स का है सब। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दिया मैंने, इंटीग्रिटी। मैंने बोला कि कल समझाया था मैंने इंडेस का मतलब, एएस से इंडेस पे शिफ्ट हो रहे हैं। एएस से इंडेस, बड़ी बड़ी कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के किस पे जाना पड़ रहा है? इंडेस पे। कन्वर्जन बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। एनीवेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग, एनीवेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग। कौन सी रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। ओके, so risk is divided in two parts. When you feel specific informations can go wrong, that is a assertion level risk. And when you feel anything can go wrong, that is a financial statement level risk. एक parallel example और 15th of August, 26th Jan are the days where there is a national pride involved. And the terrorist groups, Naxalites, they want to strike on this particular date ताकि इंडिया को नीचा दिखाया जा सके। पूरे इंडिया में हाई अलर्ट रहता है, मैक्सिमम प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। कौन सी रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। जब विंटर्स खत्म होते हैं तो कश्मीर में बर्फ पिघलेगी और वहां पे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ सकता है। मुझे पता है एग्जैक्टली कहां प्रॉब्लम होने वाला है। वो कौन सी रिस्क है? असर्शन लेवल रिस्क। कॉमन सेंस है। व्हाई वी डू दिस? जब मुझे पता है ना कि एग्जिस्टेंस में दिक्कत है तो ज्यादा टाइम इनकी प्रॉपर्टीज को विजिट करने पे दूंगा, जाके विजिट करूंगा इनकी प्रॉपर्टीज। कितने इस बार कितनी नई बिल्डिंग है? 4 ना, चारों बिल्डिंग जाना है मेरे को, और आखिरी फ्लोर तक मैं जाके आऊंगा। जब मुझे वाई आर यू आर चेकिंग समवेयर, इधर उधर चेकिंग क्यों कर रहे हो? जब पता है कि एग्जैक्टली यहां पे प्रॉब्लम है तो जाके वो चेक करना। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम हियर एंड देयर? यस नो? और जब मुझे पता है कि यार एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को, तब एग्जैक्टली नहीं पता तो क्या करोगे? एक काम कर, टीम को इस बार बड़ी टीम लेके जा। एक काम कर, टीम को बोल अलर्टनेस का लेवल बढ़ा देंगे क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक क्लाइंट है। बड़ी टीम लेके जा, सीनियर लोगों को लेके जा और सबको हाई अलर्ट पे रख। बस तेरे हाथ में इतना ही है, बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट कैन गो रॉन्ग। यस नो?
रिस्क जैसे जैसे बदल जाती है वैसे वैसे हमारा जो अगला अप्रोच है ऑडिट का वो बदल जाता है. करेक्ट? बात समझिए सब. तो अगर मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था, इट इज गोइंग टू रिपीट सो मेनी टाइम्स. असर्शन. असर्शन मीन्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज assertion. Something which is written, that is called explicit. It is implied, that is called implicit assertions. Risk is identified at assertion level. Risk is identified at assertion level. For that risk, audit procedures are planned. Existence में अगर problem है तो मैंने लिख दिया audit procedure में, we will visit all the new buildings. Audit procedures are performed for assertions. Evidence is collected for assertions. Risk is identified at assertion level. Audit procedures are planned for assertion level. Evidence is obtained for assertion level. Getting this point? Okay. Recording कर लेंगे फटाफट या फिर आज जाने दीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कोर ऑडिट प्रोसेस का पूरा एक साथ रिकॉर्डिंग हो. कंपोनेंट का कर लीजिए फटाफट. एवरी डे वी गिव अ स्मॉल 1-2 मिनट रिकॉर्डिंग, ताकि एंड ऑफ द लेक्चर्स जब 31 जैन को क्लास खत्म हो तो आपके पास में हर क्लास का एक छोटा सा समरी होना चाहिए, 1-2 मिनट का, टू रिवाइज इट. करेक्ट? मोबाइल फोन लेंगे और 1, 2, 3 स्टार्ट. आज हम लोगों ने आते से वापस कंपनी ऑडिट देखा, लेक्चर नंबर 4. कंपनी ऑडिट में आज हम लोगों ने डिस्कस किया सिक्योरिटीज, इंडेटेडनेस और गारंटी. उसमें हमारा डायग्राम था. पहले पार्ट में पीपल वेर इन्वॉल्व, सीए, उनके रिलेटिव्स और उनके पार्टनर्स. दूसरे इसमें कौन सी एक्टिविटीज थी वो इन्वॉल्व थी. तीसरे में कंपनीज थी. पहले इसमें सीए का मतलब जानते थे, पार्टनर का मतलब जानते थे, रिलेटिव्स का मतलब जानते थे, वो डिस्कस नहीं किया हमने. दूसरे इस पे गए, पहला वर्ड था सिक्योरिटी. इट सिंपली मीन्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. सभी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए उसके अंदर. अगर आप जॉइंट होल्डर हो तो भी डिस्क्वालिफाइड हो. अगर आप बेनिफिशियल होल्डर हो तो आप बच सकते हो, कंट्रोवर्शियल है. करेक्ट? और अगर आप नॉमिनी हो तो भी आप बच जाओगे, क्योंकि अभी तक आप होल्डर बने नहीं है. इंटरेस्ट वर्ड था. देयर आर कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल वेयर यू कैन बिकम मेंबर बाय गिविंग गारंटी. ऐसे चीजों कवर करने के लिए वी हैव द वर्ड इंटरेस्ट. ठीक है? मेंबरशिप्स इन द कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल, करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट है तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो. लोग परेशान हो गए, यार किसी के पास भी अगर सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट आ गया तो मैं डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा. एग्जेम्पशन दिया रिलेटिव्स को. कितना फेस वैल्यू? 1 लाख फेस वैल्यू. दिस लिमिट इज ऑल रिलेटिव्स एंड ऑल द कंपनीज टेकन टुगेदर. करेक्ट? फेस वैल्यू है, यहां पे मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है. अगर गलती हो भी गई तो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 60 days का आपको टाइम मिलेगा. फिर यहां से हम आगे गए, एक कॉन्ट्रोवर्सी डिस्कस की. रिलेटिव्स कैन, एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन, रिलेटिव्स कैन होल्ड शेयर ऑफ दैट कंपनी. लेकिन इफ यू आर अलाउइंग इन दैट कंपनी, व्हाई नॉट अलाउ इन अदर कंपनीज विच आर एट अ डिस्टेंस. तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से यू कैन होल्ड शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी ऑल्सो. करेक्ट? तो दोनों व्यूज आपने बताने चाहिए. फिर हम लोग सिक्योरिटीज इंटरेस्ट के बाद अगले वर्ड पे आए थे, किस पे? इंडेटेडनेस. कितनी लिमिट है? एक्सीडिंग 5 लाख. 5 लाख की लिमिट है. एक्सीडिंग अगर हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. यहां पे हम लोगों ने पढ़ा एडवांस इज ओके, कैश ट्रांजैक्शन इज ओके, क्रेडिट कार्ड इज ओके, 5 lakhs इज ओके. उसके ऊपर जाते हो, क्रेडिट पीरियड इज नॉट ओके. यू विल गेट डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली इवन बिफोर ड्यू डेट, बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज इनडेटेड, नॉट ओवरड्यू. ओवरड्यू वर्ड को यूज किया नहीं है. यहां पे हमने देखा कि क्या हमको नेट करना है अमाउंट? यस, नेट करके हमको चलना है. यहां पे और एक देखा हम लोगों ने, ये जो 5 लाख की लिमिट है ये भी ऑल पीपल इंक्लूडिंग ऑल कंपनीज एवरीथिंग इंक्लूडिंग कितनी लिमिट है? 5 लाख. यहां पे हमने खास बात देखी, आप फीस, आपकी फीस ले सकते हो, यस लो, लेकिन इट शुड बी ऑन विच बेसिस? प्रोग्रेसिव.
प्रोग्रेसिव बेसिस पे अगर नहीं है तो उसको भी क्या काउंट करेंगे, इनडेटेडनेस, एंड इफ इट एक्सीड्स 5 लाख यू विल गेट डिस्क्वालिफाइड। ये देखा हमने बोला सीसी लिमिट। सीसी लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, इंडेड कितना अमाउंट है वो बताओ। 10 लाख लिमिट इज फाइन, प्रॉब्लम कब होगा जब एक्चुअल अमाउंट कितना है वो आपको बताना है। फिर वहां से एक नीचे वर्ड गए हम लोग, अगर गारंटी या सिक्योरिटी दी है कंपनीज को ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, वापस क्या होगा आप, डिस्क्वालिफाइड। पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, क्या बोला साहब, पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, अगेन यू विल गेट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, यहां पे हमने इलॉजिकल था, क्यों इलॉजिकल है, एक्चुअल ऑब्लिगेशन 5 लाख अलाउड है और पॉसिबल ऑब्लिगेशन 1 लाख अलाउड है। ठीक है, बंद कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। आप अगर ये ड्रॉ करना चाहे तो कर लेना चाहिए आपने। डिस्क्लोजर्स में अभी सिर्फ लेटर, इसको बाद में आज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ये ऐसे में आएगा, दिस विल कम इन ऐसे। फोटो भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुक में लिखना इमेज नंबर सो एंड सो, करेक्ट।